नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वैसे काफ़ी दिनों से मैं आपके लिए नई और सच्ची हॉरर कहानी नहीं ला पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। पर आप सबकी दुआ से अब कुछ ठीक हुआ है। तो दोस्तों, मैंने सोचा आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर आऊं। तो दोस्तों, अगले कुछ समय के लिए आप मेरे साथ पूरे दिल और दिमाग के साथ जुड़ जाइए और ईयरफोन्स को अपने कानों में अच्छे से लगा लीजिए। जब आप पूरे फोकस के साथ मेरे से जुड़ जाएंगे तो स्टोरी का मज़ा और भी नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और हाँ, जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और बाकी बचे हुए जो पुराने साथी हैं, अगर आप अभी तक हमारी इस फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो अभी उस लाल बटन को दबाइए और हमेशा के लिए हमारे साथ दिल और दिमाग से जुड़ जाइए। और हाँ, जल्दी से सभी लोग अपना परिचय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें और यह भी बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। गणपत काका फसल के दिनों में हमेशा खेत में ही सोया करते थे। मार्च का महीना था और उनके खेत में गेहूं की फसल लहरा रही थी। हर साल उनकी फसल बेहतरीन होती थी और अच्छे दामों पर बिकती थी और इसी कारण से गांव वाले उनसे जलते थे। इस बार फसल बहुत अच्छी थी। गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम रघु था, जो गणपत काका का भतीजा था। जमीन के बंटवारे को लेकर 10 साल पुरानी दुश्मनी थी और अब भी उनके बीच सुलह नहीं हुई थी। गणपत काका एक नेक दिल के इंसान थे जो बस अपने खेत और परिवार में ही व्यस्त रहते थे, मगर रघु हर समय उनकी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। इस बार रघु ने कुछ आदमियों को पैसे देकर गणपत काका के खेत में आग लगाने की योजना बनाई। उस रात काका खेत में ही सो रहे थे। आधी रात का वक्त था। झिंगुर की तेज आवाज उस शांत माहौल में गूंज रही थी। अचानक कुछ हलचल से काका की नींद खुली। हाथ में लाठी लेकर काका उठ खड़े हुए और झोपड़े से बाहर आकर आसपास देखने लगे। वो चुपके से आवाज की ओर बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि 2-3 आदमी मसाल जलाने की तैयारी कर रहे हैं और आपस में ही कुछ बातचीत कर रहे हैं। आज इस खेत को खाक में मिला देंगे। काका यह सोचकर चौंक गए और उनकी ओर दौड़ पड़े। रुको, मेरे खेत में आग लगाओगे तो देखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काका की आवाज सुनकर वो लोग भी भागने लगे, लेकिन एक आदमी उन्होंने पकड़ लिया। उसकी लाठी से पिटाई कर दी। वह वहीं पर गिर पड़ा। काका ने उसे रात भर अपने झोपड़े के अंदर बांध कर रखा और अगले दिन पंचायत बुलाई। उस पकड़े आदमी ने कबूल कर लिया कि काका के भतीजे रघु ने उन्हें खेत में आग लगाने के लिए पैसे दिए थे। पंचायत ने फैसले के तहत रघु को सजा दी। उसका सिर मुंडवा दिया गया, उसके चेहरे पर काली पोत दी गई। और पंचायत खत्म होने के बाद जब गणपत काका घर जा रहे थे, तब रघु ने उन्हें बीच रास्ते में रोका और आग बबूला होकर कहा, काका, आपने पुरानी दुश्मनी को फिर से हवा दे दी है। अब से संभल कर रहना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। काका बिना कुछ कहे वहां से चले गए। कुछ दिन बाद की बात है। शाम का वक्त था। सूरज डूब रहा था। हल्की हल्की काली छाया हर तरफ फैल रही थी। उस अजीब से वातावरण में कीड़ों की अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। गणपत काका उस वक्त अपने खेतों में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक जगह से तेज रोशनी दिखाई दी। उनके पास जाकर देखा तो उस जगह पर फसल उजड़ी हुई थी और आसपास सिंदूर और नींबू बिखरे पड़े थे। जमीन थोड़ी सी खुली हुई थी
और मिट्टी के नीचे कुछ दबा हुआ था। वो देख कोई भी समझ जाता कि किसी ने उस जगह पर टोना टोटका किया है। और काका को यह सब कुछ अजीब लगा। उन्होंने तुरंत मिट्टी को खोदना शुरू किया। कुछ मिट्टी हटाते ही उन्होंने जमीन के अंदर कुछ काला सा दिखाई दिया। फिर उन्होंने लकड़ी से कुरेद कर उसे बाहर निकाला। जमीन के अंदर से एक आधा गला कटा हुआ कौवा निकला। उसका खून वहीं मिट्टी में मिलकर सूख चुका था। वो देख काका घबरा गए। उन्होंने जल्दी से लकड़ी के सहारे उसे उठाया और खेत की सीमा से बाहर फेंकने चले गए। सर्दी की रात थी, चारों ओर ओस गिर रही थी और अंधेरा घना हो चुका था। गणपत काका मन ही मन बुदबुदा रहे थे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह टोना टोटका हमारे साथ कौन और क्यों कर रहा है। हो ना हो यह सब रघु का ही काम है। जैसे ही उन्होंने कोए को फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, उनका हाथ अकड़ गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। काका ने पीछे मुड़कर देखा और जो उन्होंने देखा उसे देख उनकी चीख निकल गई। वो मरा हुआ कौवा जिंदा हो चुका था और अपने पंखों से उनके हाथ को कसकर पकड़े हुए था। काका ने देखा कि कौवे की आंख जल रही थी, मानो कोई पिशाच उन्हें घूर रहा हो। कौवे ने उनके हाथ पर अपनी धारदार चोंच मारी और गणपत काका का हाथ तेज धार से कट गया। काका ने जोर से हाथ को झटका। हाथ से अब खून बहने लगा था। कौवा फड़फड़ाकर वहीं नीचे गिर पड़ा। गणपत काका डर और दर्द से तड़पते हुए घर की ओर भागे। जिन रास्तों पर वह रोज जाते थे, आज वही रास्ते उन्हें डरावने लग रहे थे। किसी तरह वह घर पहुंचे और चौंकते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। उनकी पत्नी दौड़कर बाहर गई और उसी पल काका बेहोश हो गए। उन्हें बेहोश होता देख उनकी पत्नी घबरा गई और तुरंत किसी को बुलाने के लिए घर से बाहर भागी। कुछ देर बाद वैद्य जी ने घर आकर गणपत काका का जख्म देखा और गंभीर चिंता जताते हुए कहा, यह चोट बहुत गहरी है, पर यह हुआ कैसे? काका की पत्नी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। जब यह खेत से आए तो जख्मी थे और घर आते ही उन्होंने मुझे आवाज़ दी और अचानक बेहोश हो गए। वैद्य जी ने गणपत के हाथ में मलहम लगाया और खाने के लिए दवाई देकर उन्होंने फिर कहा, सुबह तक इसे आराम आ जाएगा। और फिर रात को खाना खाकर सब सो गए। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस रात में कीड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। रात के करीब 11 बजे होंगे। अचानक किसी की आवाज़ से गणपत काका की आंखें खुल गई। उठकर बैठे और देखा घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे। कौवे की आवाज़ बाहर कहीं से आ रही थी। काका ने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर झांक कर देखा, कुछ भी नहीं था। वह घूमते हुए बाहर चले गए। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था और उसी काली रात में सिर्फ वही कौवे की डरावनी आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी। काका धीरे धीरे उस आवाज़ की ओर बढ़े जो कि घर के पीछे की तरफ से आ रही थी। वहाँ एक छोटा कमरा था जहाँ वह अपनी खेती का सामान वगैरह रखते थे। उन्होंने धीरे से उस कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पास ही लाइट का बटन था। सामने अंधेरे में देखते हुए उन्हें दीवार को टटोलकर लाइट का बटन दबाया। बटन दबते ही बल्ब की हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में भर गई। उस पीली रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे की दीवार के पास एक भयानक शकल वाली परछाई सटकर खड़ी थी और वहीं कौवे की आवाज़ निकाल रही थी। जैसे ही गणपत काका ने उस परछाई को देखा, वो परछाई कौवे का रूप लेकर वहां से गायब हो गई। काका का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह कांपते हुए भागकर घर में गए और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया और वो अपनी बूढ़ी माँ को जगाने लगे। माँ उठो, उठो ना माँ, देखो देखो उसे। कड़ाके की सर्दी थी
और गणपत काका की माँ, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, वो कंबल ओढ़े आराम से सो रही थी। पहले तो उन्होंने अपने बेटे की आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन गणपत काका अपनी माँ को हिलाते रहे। घबराहट भरी आवाज़ में उन्होंने फिर से कहा, माँ उठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर उनकी माँ जग गई और उठकर बैठ गई। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों जगा रहा है? क्या तुझे अब भी दर्द हो रहा है? माँ ने अपनी बूढ़ी आवाज़ में पूछा। गणपत काका ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल शाम से मैंने खेत में एक गला हुआ कौवा निकाला था। जब से उससे बाहर फेंका, वो अचानक से जिंदा हो गया। उसने मेरे हाथ को जकड़ लिया और वही फड़फड़ाता हुआ उड़कर अंधेरे में गायब हो गया। उसने ही मेरे हाथ में चोंच मारी थी। उसी से हाथ में खून निकला था और अब मैं सोया हुआ था तो फिर मुझे उसी कौवे की आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर गया तो लगा कि जैसे मुझे पुकार रहा हो और मुझे वो आवाज़ पिछले कमरे से आ रही थी। वहाँ जाकर देखा तो कमरे के कोने में दीवार से काली परछाई सटी हुई थी। मेरे देखते ही वो परछाई कौवे के रूप लेकर गायब हो गई। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो माँ। कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई भूत, वो मुझे मार डालेगा। माँ, गणपत काका की घबराई हुई हालत देखकर उसकी माँ भी घबरा गई। वो तुरंत अपनी बहू को जगाने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। बहू जल्दी उठ, यहाँ आ मेरे साथ। गणपत की पत्नी सुशीला भी घबराकर उठकर बैठ गई। क्या हुआ माँ? गणपत की माँ घबराकर बोली। जल्दी उठ, इधर आ, गणपत को कुछ हो गया है। यह सुनकर सुशीला दौड़ती हुई दूसरे कमरे में चली गई। उनका 10 साल का बेटा अब भी सो रहा था। सुशीला ने गणपत का माथा छूकर देखा। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सुशीला ने, उनकी माँ ने गणपत को बिस्तर पर सुला दिया। गणपत ने कांपते हुए कहा, माँ हमारे पास रहो, अकेला मत छोड़ो मुझे। तब सुशीला ने उन्हें कहा, मैं भी यहीं बैठी हूँ। और उस पूरी रात गणपत काका दर्द और डर से तड़पते रहे। रात भर डर के मारे कोई भी नहीं सो पाया। अगली सुबह गणपत काका घर के एक कोने में दुबक कर बैठ गए और पागलों की तरह बड़बड़ाने लगे। उनकी हालत देखकर सुशीला फिर से वैद्य जी को बुला लाई, लेकिन उनकी दवाओं का भी कोई असर गणपत पर नहीं हो रहा था। उसी बीच पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के कुछ लोग भी उन्हें देखने गए। उनमें से एक बुजुर्ग ने काका की हालत देखकर कहा, इस पर किसी ऊपरी शक्ति का साया है। अगर आप किसी पुजारी या तांत्रिक को दिखाए तो इनको आराम मिल सकता है। काका की पत्नी सुशीला तुरंत गांव के पुजारी के पास चली गई। उन्होंने अपनी पति के साथ हुई सारी घटना बताई। सारी बात सुनने के बाद पुजारी जी ने आसन लगाया, कुछ देर साधना कर ध्यान लगाया और उन्होंने बताया, यह बहुत डरावनी चीज़ है। गणपत पर टोना टोटका किया गया है, पर यह जो भी चीज़ है बहुत ही शक्तिशाली है। इसका असर मैं नहीं हटा पाऊंगा। इसके लिए मेरे गुरुजी को आना पड़ेगा। सुशीला उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, पुजारी जी कुछ भी कीजिए, लेकिन गुरुजी को ले आइए। पुजारी जी ने कैलेंडर की ओर देखकर कहा, वो दूसरे गांव में रहते हैं, तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, 2 दिन बाद ही आना होगा। यह सुनकर सुशीला घबराकर बोली, पुजारी जी आप कुछ कीजिए, किसी तरह मेरे पति को ठीक कर दीजिए। पुजारी जी ने अपने पास से एक डब्बा उठाया और उसमें से कुछ पत्ते उठाकर कहा, 2 दिन तक गणपत के लिए कुछ पत्ते और देवी माँ के चरणों में चढ़ाए हुए फूल का ताबीज़ दूंगा। तुलसी का पानी उसे पिलाते रहिए और तबीज को देवी का नाम लेकर उसके गले में बांध दीजिए। भगवान ने चाहा तो जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप घर जाइए, मैं अपने बेटे के हाथ इन सब चीज़ों को भिजवा देता हूँ। उसी दिन पुजारी जी ने अभिमंत्रित तुलसी के पत्ते और देवी के चरणों में आवृत फूल से एक तबीज बनाकर गणपत के घर भिजवा दिया और उन्होंने यह संदेश भी भेजा कि मैं गुरुजी को लेकर 2 दिन बाद घर आ जाऊंगा।
सुशीला ने पुजारी जी के बताए अनुसार अपने पति को तुलसी का पानी पिलाया और ताबीज उनके गले में बांध दिए। थोड़ी देर बाद गणपत काका का बुखार कुछ कम हुआ और वो चैन से सो गए। रात उनके परिवार के लिए थोड़ी राहत भरी थी। अगले दिन शाम तक कुछ ठीक रहा, पर जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, गणपत काका के बदन में एक अजीब सा तेज दर्द उठा। सुशीला ने उन्हें फिर तुलसी का पानी पिलाया, लेकिन आज इसका कोई असर नहीं हो रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। गणपत काका दर्द से झटपटा रहे थे। उनके तड़पने और कराने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग घबराए हुए थे। रात करीब 1 से 1:30 बजे होंगे। अचानक काका जोर से चीख पड़े, वो आ गया माँ, वो आ गया, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। तभी उनके घर की टीन की छत पर जोर से कुछ कूदने की आवाज़ आई। पूरे घर में भारी कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। गणपत काका ये सब देखकर अब उनके परिवार के लोग भी डर के मारे सहम गए थे। खिड़की तेज हवा से अचानक से खुल गई और वहाँ एक कौवा आकर बैठ गया। कुछ देर बस वह बैठा रहा और देखते ही देखते कौवा अचानक काली परछाई में बदल गया। वह गणपत के घर के अंदर मंडराने लगा। गणपत काका डर के मारे चीख रहे थे और दर्द से तड़प रहे थे और कराह रहे थे। घर के सभी लोग डरे और सहमे थे और एक कोने में बैठे थे। उनकी माँ जोर जोर से भगवान का नाम जप रही थी। फिर कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तब तक गणपत काका बेहोश हो चुके थे। उनका शरीर फिर से तेज बुखार में तड़पने लगा। शरीर झटपटा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रह रहकर उन्हें दौरा पड़ रहा हो। सुबह होते ही सुशीला फिर से भागते हुए पुजारी जी के पास चली गई, लेकिन जब वह पुजारी जी के घर गई, उसे पता चला कि पुजारी जी कल रात ही अपने गुरुजी को लेकर गांव से बाहर चले गए हैं। इधर गणपत की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी। अब वो खून की उल्टियाँ करने लगा था। दोपहर होते होते पुजारी जी अपने गुरुजी के साथ गांव लौट आए और आते ही वो गणपत के घर की ओर चले गए। सुशीला और गणपत की माँ ने तब रोते हुए गुरुजी को पूरी रात वाली घटना बताई। गुरुजी ने गणपत का हाथ पकड़ा और ध्यान लगाया और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलकर कहा, इस पर टोना टोटका किया गया है। इसे हटाने के लिए मुझे यहाँ हवन करना होगा। मैं तुम्हें सामग्री बता रहा हूँ, जल्दी से जल्दी इंतजाम करो। शाम होते होते हवन की सारी सामग्री इकट्ठी कर ली गई, लेकिन गणपत काका अभी भी बेहोश थे। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। थका हुआ शरीर बेजान सा पड़ा था। रह रहकर उनका शरीर झटपटाने लग जाता था, जैसे उनके अंदर ही अंदर किसी ताकत से लड़ाई चल रही हो। कुछ 1 आध मिनट झटपटा कर वो फिर से शांत हो जाते और कराहने लगते। गुरुजी ने सामग्री देखी और फिर गणपत काका की पत्नी से कहा, मुझे खेत में लेके चलो जहाँ यह टोना टोटका किया गया था। गांव के कुछ लोग गुरुजी की उस जगह पर लेकर चले गए। गुरुजी ने अपनी मंत्र शक्ति से वह जगह खोज निकाली जहाँ पर टोना टोटका किया गया था और वहाँ बैठकर हवन की तैयारी शुरू की। सब तैयारी होने के बाद वहाँ की काली मिट्टी को उठाकर हवन की अग्नि में डाल दिया और फिर वह अपने शरीर को झुलाते हुए जोर जोर से मंत्र बोलने लगे। हवन के बीच ही गुरुजी बोले, टोने का असर गणपत के शरीर से उतारने के लिए उसे यहाँ लाना होगा। गांव के कुछ लोग दौड़ गए गणपत को वहाँ लाने के लिए। उनके घर चले गए। गणपत काका अब भी बेहोशी की हालत में तड़प रहे थे और बार बार खून की उल्टियाँ कर रहे थे। इसी तरह गांव वाले उन्हें खेत लेकर आ गए। वहां लाकर उन्होंने गणपत को गुरुजी के पास लिटा दिया। तब गुरुजी ने गांव वालों से कहा, तुम सब यहाँ से दूर जाकर कहीं छुप जाओ और जब तक काम खत्म नहीं हो जाता कोई भी जगह के पास नहीं आएगा। जो कुछ देखना है, जो कुछ सुनना है, वो दूर से ही और एक एक करके देखो। तो सब लोग वहाँ से दूर हट गए। रात अब घनी हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा और कीड़ों की तेज आवाजें गूंज रही थी। गणपत एक तरफ से बेसुध पड़े थे और गुरुजी लगातार हवन में मंत्रों का जाप कर रहे थे। अचानक सबने
दूर से कौवे की आवाज़ सुनी। कुछ देर बाद कई सारे कौवे उनके ऊपर मंडराने लगे। उन सब के बीच एक कौवा था जो जोर जोर से आवाज़ें कर रहा था। वो उड़ते हुए थोड़ा नीचे उतर गया और गणपत के शरीर के पास मंडराने लगा। धीरे धीरे वह कौवा एक काला साया बन गया, गणपत के शरीर में समा गया। जो गणपत काका अब तक बेजान पड़े थे, वह अचानक उठकर बैठे। उनकी आंखें अब सफ़ेद हो चुकी थी और चेहरे पर एक डरावनी शैतानी मुस्कान थी। वह अजीब ढंग से हंसते हुए अजीबोगरीब ढंग से चलने लगे। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि वहाँ छुपे हुए गांव वालों की रूह तक कांप गई। इतने में गुरुजी ने उनका हाथ पकड़कर जोर से उसे खींचा और अपने सामने बिठाया। वह काला साया गुरुजी को देखकर हंसने लगा। गुरुजी भी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे और धीरे धीरे गणपत काका की हंसी दुख में बदल गई। गुरुजी उसकी आवाज़ से डरे नहीं। उन्होंने कसकर गणपत का हाथ पकड़ रखा था। गणपत काका झटपटाने लगे। झटपटाते हुए उन्होंने कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन गुरुजी ने अपना मंत्र पढ़ा और उसी के साथ उन्होंने शरीर पर गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया। गणपत की अंदर की आत्मा चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ भेजा गया है। मैं बस एक साधन हूँ और मेरा साधक कोई और है। गुरुजी ने हाथों को और ताकत से कसकर दबाया। गणपत काका के अंदर छुपी हुई काली परछाई कांपने लगी और फिर कांपती आवाज में उसने मुझे कहा, रघु ने मुझे यहाँ भेजा है। उसने कुएं के अंदर मेरा प्रवेश कराकर मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं इसे मार सकूं। गुरुजी ने अंतिम मंत्र को समाप्त करते हुए उससे कहा, जा, मैं तुझे मुक्त करता हूँ, चला जा यहाँ से। तू आया है, अपने मालिक के पास चला जा जिसने तुझे यहाँ भेजा है। और उसी पर गुरुजी ने मंत्र बोला। उस आत्मा को रघु के पास भेज दिया गया। गणपत का शरीर थरथरा कर एकदम से शांत हो गया। गणपत ने अपनी थकी हुई बेजुबान आंखों से गुरुजी की ओर देखा और फिर वहीं पर गिर पड़ा। गांव वाले गणपत को उठाकर उसके घर ले गए। घर जाने के कुछ 1 घंटे बाद गणपत काका होश में आ गए। लेकिन उसी रात गांव के पास की झील में रघु की आधी गली हुई कटी लाश मिली जो पानी में तैर रही थी। गांव वाले उसकी लाश देखकर सहर उठे क्योंकि जो टोना टोटका रघु ने काका को मारने के लिए गया था वह उसी पर उल्टा पड़ा था। तो दोस्तों, बुरी शक्तियों से खेलना कभी भी किसी के लिए सही नहीं होता और इसका अंत हमेशा भयानक ही होता है। तो दोस्तों, आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। आपने मेरी स्टोरी यहाँ तक सुनी। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी लगी और जल्द ही मैं आपसे मिलूँगा नई कहानी के साथ। धन्यवाद।